अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, का जबरदस्त कोट बोली गई है कि अ रिवर कट्स थ्रू अ रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट इट्स परसिस्टेंस। मतलब यहाँ पर ज़रूरत क्या होती है? यहाँ पर ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी की, परसिस्टेंस की। मतलब अगर आप में पावर नहीं है, अगर आप इतने होशियार नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप कंसिस्टेंट हो आपकी पढ़ाई को लेकर, आप कंसिस्टेंट हो आपके टाइम टेबल को लेकर, आप काफ़ी परसिस्टेंट हो, आप फोकस्ड हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो कोई सोचेगा पानी जो हम यहाँ पर पीते हैं, जो यहाँ पर बहता है, वो पानी क्या एक चट्टान को भी काट सकता है? जी हाँ, वो काट सकता है। उसमें पावर नहीं है, वो कोई आरी नहीं है जो कट करेगा, वो कोई हथौड़ा नहीं है जो कट करेगा, फोड़ेगा। लेकिन जो उसका परसिस्टेंट होता है, जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, उससे वो कारनामा कर दिखाती है। और इसीलिए अगर हम भी हमारे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखें तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, या फिर हमारे मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे आए, या तो हम आईआईटी से ही हमने इंजीनियरिंग की हुई हो, या बहुत ही अच्छे कॉलेज से हमने जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया हो। कोई ज़रूरत नहीं है। एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है, लेकिन ज़रूरत होती है फोकस की और कंसिस्टन्सी की। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही पे कराल तेव्हा MMBEAN हा कोड तुम्ही नक्की वापरा। जेव्हा हा तुम्ही कोड वापराल तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल। तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला आणि बॅचला जॉईन करा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 11 जून के जो आर्टिकल्स हैं वो कवर करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लेन सेक्शन। तो उसमें हमें एक स्ट्रेटेजिक रोड नज़र आ रहा है, DBO। तो ये रोड क्या है, कहाँ से जा रहा है, पूरा जो सिनारियो है मैप के साथ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है GM सीड्स की। तो यहाँ पर जो एगिटेशन देखने को मिल रहा है GM सीड्स को लेकर, तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम देखेंगे कि GM क्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, GM सीड्स क्या होती है, कौन कौन से यहाँ पर हमारे जो कंट्री है उसमें अलाउ किए गए हैं, कौन कौन से नहीं किए गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में जो लायन पॉपुलेशन है
उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर सेंसस जो है वो हेल्ड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर किस तरीके से जो कैलकुलेशन है वो किए गए, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। और उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज देखते हैं, तो इसमें ये वाला जो आर्टिकल है हमें मनरेगा के बारे में देखने को मिलता है। मनरेगा के बारे में हमने कई सारे आर्टिकल्स देखे हुए हैं। सोनिया गांधी जी ने भी आर्टिकल लिखी थी, वो भी आर्टिकल हमने कवर किया था। काफ़ी अच्छे सजेशंस उन्होंने उसमें दिए थे, तो वो भी हमने वहाँ पर कवर किया। तो ये जो चीज़ है ये मनरेगा के बारे में और जब एक्स्ट्रा अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तब हम देख लेंगे। यहाँ पर क्रिकेट इज़ नो कोरोना वॉरियर, तो यहाँ पर क्रिकेट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल जो है हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ जो है, जो गेम्स है, यहाँ पर गेम की वजह से जो लोग हैं उनका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो सकता है, जो उनको डर लग रहा है वो यहाँ पर डाइवर्ट हो सकता है क्या, तो यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें इस आर्टिकल को, तो ये जॉर्ज फ्लॉयड जो है उसके बारे में बात कर रहा है, जो अमेरिका में एक मूवमेंट चल रही है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। और उसी के साथ साथ इंडिया से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो GS4 जो हमारा एथिक्स का पेपर होता है उसमें आपको जो डेमोक्रेसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जी नहीं, यहाँ पर GS पेपर 2 में जो पॉलिटी है उसमें जो डेमोक्रेसी है उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन यहाँ पर एथिक्स पर्सपेक्टिव से जो डेमोक्रेसी आती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उससे हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम एक न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे। न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली क्या है कि चैलेंजर डीप क्या है और डीपेस्ट स्पॉट जो है ओशन में, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जून 7 को एस्ट्रोनॉट ओशनोग्राफर जो सुलिवन है वो फर्स्ट अमेरिकन विमेन बनी है जो कि स्पेस में उन्होंने वॉक किया था 1984 में। और उसी के साथ साथ फर्स्ट वीमेन है और 5th पर्सन है पूरे इतिहास में जो डीपेस्ट नोन स्पॉट जो है पूरे वर्ल्ड ओशन में से उसमें ये गई है, जिसे हम चैलेंजर डीप कहते हैं। अब ये चैलेंजर डीप हमें देखने को कहाँ पर मिलता है, तो ये देखने को मिलता है मरियाना ट्रेंच में। अब देखिए अगर आपने ज्योग्राफी जो है वो पढ़ा होगा तो आपको मरियाना ट्रेंच जो है बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो MM एकेडमी पर ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है वो भी जल्द से जल्द आने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे सुलिवन जो है वो नाउ ओनली ह्यूमन, ध्यान दीजिएगा ओनली ह्यूमन, तो ये सीधा नाम से लेकर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी को पहचानिए, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं। तो हु इज द ओनली ह्यूमन हु हैव वॉकड इन स्पेस एंड रिच्ड द डीपेस्ट पॉइंट इन ओशन, तो ये आपको पता रहना चाहिए कौन है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू NOAA एवरेज डेप्थ जो होती है किसी भी ओशन की, जो भी ओशंस होते हैं उसकी अगर हम एवरेज डेप्थ देखते हैं तो हमें 12,000 के आसपास देखने को मिलती है। 12,000 क्या है, 12,000 मीटर है, 12,000 क्या है, 12,000 फीट देखने को मिलती है। और डीपेस्ट पार्ट जो है उसे कहा जाता है चैलेंजर डीप। अब ये जो है ये लोकेटेड है पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पैसिफिक ओशन और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है मरियाना ट्रेंच। अब ये जो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच मतलब बेसिकली क्या होता है, ट्रेंच मतलब ये ओशन है और यहाँ पर क्या होता है एक फॉल्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, मतलब एक ऐसा गड्ढा आप समझ लीजिए वो बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेंच। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है, वही सेम फिनोमिना होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में, मतलब कौन बनेगा है सीरीज में हमने जो अर्थक्वेक के बारे में कवर किया था, वही यहाँ पर होता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है वही इसमें लागू होती है। यहाँ पर क्या होता है ओशन जो ये होता है ओशन प्लेट होती है और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है, ये दोनों यहाँ पर घर्षण होने की वजह से क्या होता है कि एक सबडक्ट हो जाती है, नीचे चली जाती है, प्लेट जो है नीचे चली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो भी घर्षण होते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक जो वो भी उसकी वजह से होता है, उसी के साथ साथ वॉल्केनो जो उसकी वजह से होता है, उसी के साथ साथ सुनामी भी उसकी वजह से होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक नीचे जाने की वजह से क्या होता है कि एक टुकड़ा जो है मतलब इस तरीके से गड्ढा बन जाता है। अब ये जो गड्ढा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बन रहा है ये ट्रेंच कहा जाता है इसे। अब मरियाना ट्रेंच अगर आप देखो तो ये डीपेस्ट हमें देखने को मिलता है और इसका नाम जो है वो दिया गया है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप अप्रॉक्सीमेटली 36,200 फीट डीप जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब नॉर्मली जो होता है उसे डबल मतलब समझ लीजिए दूसरा नीचे उसके ओशन, इतना डीप जो है वो देखने को मिलता है। अब नॉर्मली आप
नीचे जा सकते हो क्या? नहीं। नॉर्मली आप अगर देखोगे, आप नॉर्मली जो हम नॉर्मल ह्यूमंस है, तो वो बिना किसी सपोर्ट के ओशन के डीप भी जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे जो प्रेशर है बिल्डअप होते जाता है ना, पानी का जो प्रेशर है बिल्डअप होते जाता है। और वही अगर आप ट्रेंच में जाओगे तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब जाना ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ स्पेशल जो चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल करना होता है अगर आपको नीचे जाना है तो। अब यहाँ पर आपको एक जो मिशन है वो पता होगा, 5 डीप सबमरीन मिशन था, 5 डीप। ये जो बॉटम है जितनी भी ओशंस है उसका यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर 5 डीप मतलब बट ऑब्वियसली कि 5 ओशन जो है वो हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो आप लोगों को क्या 5 ओशन पता है कौन कौन से हैं? और ठीक है, अगर आपको ओशंस पता है 5 ओशंस कौन कौन से हैं, क्या आप मुझे वो क्रोनोलॉजी में बता सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है? मुश्किल है ना? मैं आपको एकदम आसान सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ट्रिक जो है वो कोई मायने नहीं रखती है, आप बार बार पढ़ते रहिए, ट्रिक से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप बार बार पढ़ते रहो, वो एक एग्जाम्पल है हार्ड वर्क का, लेकिन अगर आप ट्रिक से याद रखो तो वो एक एग्जाम्पल है स्मार्ट वर्क का, जो आपका समय बचाता है, जो आपका वक्त बचाता है। एक बार आप ट्रिक पता कर लो, आपको बार बार वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पढ़ते पढ़ते आपको कितना पढ़ना है वो आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रिक्स के थ्रू अगर याद रखो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है 5 ओशन देखने की वो है सिंपली पैसा, PAISA। और ये सिर्फ ओशंस याद रखने की ट्रिक नहीं है, बल्कि क्रोनोलॉजी में भी याद रखने की ट्रिक है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो है उससे लेकर छोटे तक हम गए हैं। तब ये ओशंस के नाम क्या है? पहले देखिए, पहले 4 ही ओशंस थे, लेकिन उसके बाद USA वगैरह बहुत सारे लोग जो है वो 5वें ओशन को भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है वो देते हैं। तो यहाँ पर P मतलब है पैसिफिक ओशन, A मतलब है अटलांटिक ओशन, I मतलब है इंडियन ओशन, S मतलब है सदर्न ओशन, सदर्न मतलब अंटार्कटिका जो है वो देखने को मिलता है, और A है आर्कटिक ओशन। अब 2 A हैं, इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो भैया जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा है वो बाद में आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो हो गया याद आपको, 5 ओशन याद हो गया। पैसा, P पैसिफिक, A अटलांटिक, I इंडियन, S सदर्न, A आर्कटिक। और ये क्रोनोलॉजी में सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद सदर्न, उसके बाद आर्कटिक। सिंपल है ना? अब आप कभी भूलोगे ही नहीं, बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार मैप देखने की जरूरत नहीं। तो इसलिए ट्रिक्स जो है ये मैं हमेशा इसलिए चैनल पे जो है बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, क्योंकि ट्रिक्स से अगर आप पढ़ते हो तो स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 जो ओशंस है उसके 5 जो डीपेस्ट पॉइंट रहेंगे, वहाँ पर ये जो मिशन है वो हमें देखने को मिल रहा था। ये मैंने यहाँ पर क्यों लाया है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर लाया है, जिससे कि अगर आपको मैथ्स द पेन में पूछा जाए कि ये ओशन है, इसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको बताते आना चाहिए। तो मैप में भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, तो बट ऑब्वियस है पैसिफिक सबसे बड़ा है, उसमें सबसे बड़ा जो डीप पॉइंट है वो देखने को मिलता है चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच, है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में जो प्यूर्तो रिको ट्रेंच है वो हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच, ये है जावा ट्रेंच, ये आपको पता रहना ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है सदर्न ओशन, उसमें साउथ सैंडविच ट्रेंच हमें देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है आर्कटिक। आर्कटिक में आप देखोगे मोलोय डीप, ये हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मोलोय डीप है। तो ये जो 5 है ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा मैथ्स द पेयर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको जो ओशन है ये दे दिए जाएंगे, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन। यहाँ पर आपको जो डीपेस्ट पॉइंट है वो दे दिए जाएंगे, और मैथ्स द पेयर करो कि कौन सा कहाँ पर है, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर कौन सी जोड़ियाँ जो है वो सही लगाई गई है, कौन सी जोड़ियाँ जो है वो गलत लगाई गई है, ऐसे भी सवाल जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रहना ज़रूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया, पूरे जो पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जोन्स की। अब देखिए जो ओशंस हैं उनके जोन्स भी यहाँ पर गिराए गए हैं। अब जोन्स को कैसे आपको याद रखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जोन यहाँ पर आता है एपिपेलेगिक जोन, ठीक है। एपिपेलेगिक जोन जो है वो हमें पहला जोन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एपिपेलेगिक जोन में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जोन में याद क्या रखना पड़ता है हमको, कि जो डिस्टेंस है वो कितना है और उसके फीचर क्या है। अब पहला जो जोन है उसके बारे में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो सरफेस लेयर है ओशन की, उसे यहाँ पर एपिपेलेगिक जोन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए ये हम ओशन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओशन है। तो ये ओशन में जो सरफेस लेयर रहेगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक, सरफेस 200 मीटर तक, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर तो 200 मीटर है,
ठीक है, इतनी। तो ये जो रहेगा इसे हम कहेंगे एपिपेलागिक जोन, ठीक है। अब ये जो है इसे सनलाइट जोन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये सनलाइट इजीली इसमें जा सकता है। फिर उसके बाद उसके नीचे की जो लेयर है, मतलब 200 से लेकर तो 1000 मीटर, मतलब समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो जोन रहेगा इसे हम कहेंगे मेसोपेलेगिक जोन। ये क्या हो गया? एपिपेलेगिक जोन। ये हो गया मेसोपेलेगिक जोन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1000 मीटर तक है। इसे ट्वेलाइट जोन भी कहा जाता है या फिर मिड वाटर जोन भी कहा जाता है। अब इसमें आप देखोगे लाइट जो है पेनिट्रेट होता है लेकिन काफ़ी डीम रहता है। लाइट एकदम एक्सट्रीम फेंट लाइट जो है वो हमें यहाँ तक देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है बेथेपेलेगिक जोन। तो ये जो है ये हमें 1000 मीटर से 4000 मीटर तक, मतलब यहाँ तक समझ लीजिए ये जो जोन है यहाँ तक हमें जो बेथेपेलेगिक जोन जो है वो देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ इसे मिड जोन भी कहा जाता है या फिर डार्क जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है वो नहीं जा पाएगा। फिर उसके बाद हमें एबेसोपेलेगिक जोन जो है वो कहा जाता है 4000 से लेकर 6000 तक। समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो एबेबेजेलिक जोन जो है वो रहेगा। और उसी के साथ साथ इसे अबेजल जोन या फिर अबेज भी कहा जाता है। टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पे रहता है और कोई भी लाइट जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। और इन दी एंड आता है हडल पेलेगिक जोन। तो यहाँ पर हेडल पेलेगिक जोन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ लेयर जो है 6000 से लेकर तो यहाँ पर डीपेस्ट पॉइंट जो रहेगा वहाँ तक हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर मतलब किस तरीके से है ये, तो HABME, तो ये जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो HABME, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। किस तरीके से? तो हब मी यहाँ पर होता है ना, किस तरीके से आप बोलते हो? हग मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब हग मी मतलब हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। तो ये तो यहाँ पर क्या है, हग मतलब कि वह गले लगाओ, है ना, हग मी, दो बार मुझे गले लगाओ। तो यहाँ पर सिर्फ हग के जगह पे आपको बी डाल देना है, हब मी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, हब बी, तो यहाँ पर हब मी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, हब मी। तो यहाँ पर उल्टा जा रहे हैं हम, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कि जो जोन्स होते हैं हमारे, जो एटमॉस्फेयर के जोन्स होते हैं, है ना, जैसे ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, तो उसे याद रखने का ट्रिक क्या है, आई मोस्ट, इस तरीके से। तो ये भी उल्टा जा रहे हैं हम, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन, फिर मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, है ना। तो इस तरीके से उल्टा जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको हब मी रखना है, हब मी, बस यहाँ से आपको इस तरीके से जाना है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, सिंपल है ना। तो ये जो लेयर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको ध्यान में रखना है। और मी मतलब मैं, तो मैं यहाँ पर सूरज हूँ, तो यहाँ पर 2 इस तक लाइट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, बाकी इसमें लाइट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। चलिए यहाँ पर आप देखिए प्रेशर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने के जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से आप नॉर्मली नहीं जा सकते हो। मतलब नॉर्मली आप सोचोगे कि मैं ऐसा ही चला जाता हूँ, तो फिर आप उस तरीके से नहीं जा सकते हो, आपको कोई स्पेशल व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर व्हीकल जिसे कहा जाता है ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल्स, ठीक है, ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। अल्टरनेटिवली यहाँ पर अनमैन्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल जो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप सोचोगे जाते क्यों है, इतनी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते ही क्यों है, क्यों जाना है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा डीप ओशन एरिया जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोर किए जा सके, क्योंकि वहाँ पर हमें जो मेडिकल ड्रग्स है, फूड है, एनर्जी रिसोर्सेज है, वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि भैया जितना नीचे अच्छा होगा, जितना नीचे जाएंगे। सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम द डीप ओशन, वो यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस तरीके की चीज़ करते हैं तो हो सकता है कि हम अर्थक्वेक जो है उसे भी प्रिडिक्ट कर लें, है ना। तो ये चीज़ जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पर हम आते हैं, स्ट्रेटेजिक रोड टू DBO। अब यहाँ पर दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आप देखिए डरबुक, यहाँ पर हमें डरबुक देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर शोक, यहाँ पर हमें शोक देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद दौलत बेग ओल्डी, तो ये एक दौलत बेग ओल्डी है। मतलब रोड जो है, रोड किस तरीके का है, रोड हमें यहाँ से वाइट इससे निकालता हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके का रोड, ब्लैक इसमें भी निकाल देता हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके का रोड जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर 2020 में कंप्लीट हो जाएगा, 2 डेकेड से चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन ये है, ये हमारा कश्मीर है। और मतलब अब तो कश्मीर मतलब बायफर्गेट हो गया है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर लद्दाख देखने को मिलता है। यहाँ पर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब अक्साई चीन का एरिया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो जो रोड है वो देखने को मिलता है।
अब इसमें आप देखोगे 255 किलोमीटर रोड है फ्रॉम दरबुक, ठीक है। यहाँ पर अल्टीट्यूड जो है 14,000 फीट जो है उसका देखने को मिलता है। ये शोक रीच करता है, मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए दरबुक शोक यहाँ पर रीच करेगा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आती है, जो रोड है ज्वाइन करता है ले को काराकोरम पास से, ठीक है। रोड जो है ज्वाइन करता है ले को काराकोरम पास से, ठीक है। कौन बनेगा आईएएस सीरीज, जो है कौन बनेगा आईएएस सीरीज में मैंने क्वेश्चन जो है वो कवर किया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शोक और काराकोरम के बीच में, शोक और काराकोरम जो है उसके बीच में हमें यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी जो है ये देखने को मिलता है। एक प्लेट्यू है जिसका अल्टीट्यूड है 16,000 फीट का, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर DBO जो है इंडिया का नदर्न मोस्ट कॉर्नर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हुआ था 2000 में, जैसा मैंने आपको कहा कि 20 साल से ये जो कोशिश है ये चल रही है। 2000 से ही ये शुरू हो गया था और फिर उसके बाद 2012 में कंप्लीट होने वाला था, मगर हो ना सका। काफ़ी सारे डैमेजेस इसमें देखने को मिले, रिवर्स का जो कोर्स है वो चेंज होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए। और उसी के साथ साथ जो चाइना है उसकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इसका जो विरोध है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जब तक हम खुद हमारी जो लाइंस है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो कंट्री की बॉर्डर्स है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक दूसरी कंट्री कैसे करेगी। सब बोल रहे थे 370 जो उसका स्पेशल स्टेटस नहीं हटाया जा सकता है ना, लेकिन हटा ही दिए ना। क्या हो गया, इंटरनल मसला है, हटा दिए। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमारी जो बाउंड्रीज है उससे पहले हमें खुद को परखना होगा, हमें खुद को जानना होगा, हमें खुद को एक्सेप्ट करना होगा। तब जाकर ऐसा होगा कि बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। सियाचिन ग्लेशियर एरिया जो है लद्दाख का डिक्लेयर किया गया ओपन टूरिस्ट के लिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो चाइना उसके साथ कंसंट्रेशन बहुत रहा, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें से कई चीज़ें हैं जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ DBO जो है लोकेटेड है 9 किलोमीटर सिर्फ LAC से, है ना। ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टैंड ऑफ जो है गलवान वैली, वहाँ पर भी हमें कई बार देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। GM सीड्स के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। GM सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। लास्ट वीक शेतकरी संगठना जो है, फार्मर्स यूनियन जो फाउंड किया गया था बाय शरद जोशी इनके द्वारा, उन्होंने अनाउंस किया कि मतलब ये जो संगठना है इन्होंने अनाउंस किया कि फ्रेश प्लांट्स जो वो बना रहे हैं एगिटेशन के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल करने के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बेसिकली क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब एक कपल है, इंडियन कपल, ठीक है, इंडियन कपल है, ये मेल है और ये फीमेल है। अब इसमें आप देखिए जो मेल और फीमेल है इसमें दोनों इंडियन है। अब यहाँ पर अगर ये इनका एक बच्चा होता है तो बट ऑब्वियसली इसको जो ट्रेट रहेंगे, उस बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे वो किस पर रहेंगे, इन पर रहेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि हमारा जो क्लाइमेट है बहुत ही बुरी तरीके का हो रहा है, क्लाइमेट मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा है क्लाइमेट जो है हमारा, ठीक है। तो हम जो ये इंडियन कपल है ये ऐसा चाह रहे हैं कि जो बच्चा होगा उसे यहाँ पर जिस तरीके की इक्वेटोरियल कंडीशंस होती है उस तरीके का बनाया जाए कि उसके लिए वो रेजिस्टेंट रहे। तो अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो इक्वेटर पर रह रहा है एक इंसान, ठीक है, ये इंसान है इक्वेटर पर रह रहा है। अब ये जो इक्वेटर पर रह रहा है इसका स्पर्म जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा बच्चा पैदा करने के लिए, और या फिर इसके जो जीन है वो यहाँ पर लिए जाएंगे बच्चे के जीन जो है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। और फिर क्या होगा, बच्चा जो है वो जो रहेगा वो यहाँ पर हो सकता है इक्वेटरल कंडीशन जो है उसके लिए भी बियर कर ले। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। जीन यहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है, जैसे कि हमने देखा है जो कैस्पर है, आपने सुना होगा, जीन जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जीन को अगर हम मॉडिफाई कर ले तो फिर हम एक ऑटो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटराइज बच्चा जो है वो पैदा कर सकते हैं कि उसके जो बाल है वो इस तरीके के रहने चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए, उसकी आंखें ऐसी रहनी चाहिए, उसका नाक ऐसा रहना चाहिए, मुंह ऐसा रहना चाहिए, फिर उसके कान जो है वो ऐसे रहने चाहिए, फिर उसके बाद इसका शरीर है वो ऐसा रहना चाहिए। तो जैसा हमको चाहिए वैसा हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसी तरीके से हम प्लांट्स में भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो कर सकते हैं। तो अब वो क्यों करते हैं, बट ऑब्वियस है कि जो भी क्रॉप्स यहाँ पर लगाए जाते हैं अगर उनमें कोई बीमारियाँ फैल रही है तो उस बीमारी के रेजिस्टेंट के लिए कि भाई ये अगर क्रॉप लिया जाए तो फिर ये जो जीन अगर हम मॉडिफाई कर ले तो हो सकता है कि वो उस बीमारी के लिए सक्षम ना रहे, मतलब उस बीमारी जो है वो उसको ना लगे। करंट खरीफ सीजन में देखें तो फार्मर जो है यहाँ पर मास सोइंग जो है करने वाले हैं GM सीड्स की, जैसे कि मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया।
आप देखोगे इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन जो है उसके लिए अलाउ किया गया है, बीटी कॉटन जो है उसके लिए अलाउ किया गया है, बाकियों को अलाउ नहीं किया गया। फिर भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मास हम सोविंग करेंगे। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो होती है उसमें इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग स्पीशीज। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए दो यहाँ पर फूल है, हमने मूवीज में देखा है, दो फूल यहाँ पर करीब आ रहे हैं, फिर बच्चा हो जाता है, दो फूल यहाँ पर करीब आ रहे हैं, उन फूल का एक दूसरा फूल पैदा हो गया। फूल मतलब मैं हिंदी का बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेम जीनस जो है, यहाँ पर हमें सेम ट्रेड जो है वो डिजायर्ड ट्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि उनके पेरेंट्स के, मतलब ये दो फूल के जो रहेंगे वही ये फूल के कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, ट्रेड्स रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें करते हैं तो फिर क्या होगा, इसके ट्रेड जो है हम अलग बना सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम अलग बना सकते हैं। अब बीटी कॉटन जो है ये ओनली जीएम क्रॉप है जो अलाउ किया गया है इंडिया में। हैज़ 2 एलियन जीन्स। यहाँ पर सॉइल से भी लिए जा सकते हैं, सॉइल बैक्टीरियम है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉमन पेस्ट पिंक होलवर्म है उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जो सॉइल बैक्टीरियम है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉइल बैक्टीरियम है इससे जीन मॉडिफिकेशन करने के बाद जो एक डिसीज है पेस्ट पिंक हॉलवर्म, तो ये जो है इससे बचा जा सकता है। अब HTBT ऑन दी अदर कॉटन इज डिराइव्ड किया जाता है इंसर्शन ऑफ एडिशनल जीन। यहाँ पर एडिशनल जीन डाला जा सकता है अनदर सॉइल बैक्टीरियम से, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंट होता है कॉमन हर्बिसाइड ग्लायोफॉस्फेट से। तो ये जो है अलग अलग जीन हम मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉइल से भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप जो जीन यहाँ पर अलाइन कर रहे हो ये प्लांट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, या फिर सॉइल बैक्टीरियम से भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इंडिया में देखा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमेटी। ये अपेक्स बॉडी है जो कि कमर्शियल रिलीज जो है जीएम क्रॉप्स का वो अलाउ करती है। 2002 में देखा जाए तो GEAC जो है उसने अलाउ किया था बीटी कॉटन के लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अनअप्रूव्ड अगर जीएम वेरिएंट को आप अट्रैक्ट करते हो, मतलब लगाते हो, तो आपको जेल टर्म हो सकती है 5 साल की, या फिर 1 लाख का फाइन हो सकता है। अब यहाँ पर फिर भी आप सोचोगे फिर भी यहाँ पर क्यों धमकियाँ दी जा रही है कि हम यहाँ पर अनअप्रूव्ड जीएम क्रॉप्स को करेंगे। क्योंकि देखिए एक फार्मर जो है वो यहाँ पर कॉटन लगा रहा है, नॉर्मल कॉटन लगा रहा है, अब उसके वजह से डिसीज जो है स्प्रेड हो गया, 1 लाख का यहाँ पर खर्चा आया, पूरा 1 लाख जो है बर्बाद। लेकिन फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, जीएम मॉडिफाइड लगा रहा है, हो सकता है पकड़ा जाए, हो सकता है पकड़ा ना जाए। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है क्रॉप्स अच्छे रहेंगे और उसको फ़ायदा मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अनअप्रूव्ड जीएम क्रॉप 5 साल और फाइन तो लगेगी, लेकिन किसके अंडर में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1989। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनऑथोराइज क्रॉप जो है वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं मैंने अभी आपको बताया। हरियाणा जो है रिपोर्ट किया है फार्मर ग्रोइंग बीटी ब्रिंजल इन पॉकेट्स। एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पर जीएम क्रॉप, अभी आपको लगेगा कि जीएम क्रॉप इतने अच्छे हैं कि डिजीज नहीं पकड़ते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ह्यूमंस पर पता नहीं है। बीटी ब्रिंजल, यहाँ पर ब्रिंजल जो है उगा दिए जीएम क्रॉप से, इंसानों ने खा लिए, फिर उसके बाद इंसानों को क्या प्रॉब्लम होगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हार्मफुल है नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग जो यही बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं वो ह्यूमंस के लॉन्ग रन में काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्लियर हो गया पर्सपेक्टिव। संगठन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि यहाँ पर वो अंडरटेक करेंगे लार्ज स्केल सोइंग अनअप्रूव्ड क्रॉप्स की। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब आपको पूरा जो पर्सपेक्टिव समझ में आ गया, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। गुजरात जो है किस तरीके से लायन पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर देख रहा है, एस्टिमेट कर रहा है बिना सेंसस होल्ड किए। वेडनेसडे को गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उन्होंने अनाउंस किया कि एशियाटिक लायन जो है पॉपुलेशन उनकी यहाँ पर बड़ी है, 674 हो गई है फ्रॉम 523। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए एस्टिमेशन जो है वो सेंसस से लिया गया था, मतलब हर 5 साल में सेंसस लिया जाता है, 2015 में लिया गया था, तो अब 2020 में जो है वो लिया जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर नहीं लिया जा गया पाया, और उसके वजह से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है इसके थ्रू किया गया, जिसे पूनम अवलोकन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूनम अवलोकन क्या है, आपको पता रहना चाहिए क्या है। हर 5 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाता है। जून 5-6 को सेंसस कंडक्ट किया जाना था, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेंसस के लिए एनजीओ को, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिस्ट, उन्हें यहाँ पर बुलाते हैं, और ट्रांसपेरेंसी, मैन पावर यहाँ पर सब लगती है इसलिए। और कोरोना वायरस जो है वो टाइगर को भी फैल सकता है, इसी वजह से यहाँ पर ये जो चीज़ है वो नहीं की गई। अब पूनम अवलोकन जो है इसके थ्रू क्या हुआ, मंथली इन हाउस एक्सरसाइज है, जो ये क्या है, मंथली इन हाउस एक्सरसाइज है जो एवरी फुल मून पर कैरी आउट की जाती है। अब इसके थ्रू यहाँ पर क्या हुआ कि जो लायंस है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं,
तो वो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन किया गया और एस्टिमेशन किया गया कि लायंस जो है वो पहले वहाँ पर इतने इतने पाए जाते थे, अब कितने पाए जा रहे हैं। तो एक एस्टिमेशन जो है यहाँ पर लगाया गया और अलग अलग इस पर यहाँ पर जो डिवीजन है वो हमें देखने को मिले। 10 डिस्ट्रिक्ट बोलिए, 13 फॉरेस्ट डिविजन्स बोलिए, ये देखने को मिले। अब लायन ऑब्जर्वेशन ये एक इन हाउस एक्सरसाइज है जो कंडक्ट किया जाता है ओनली फॉरेस्ट स्टाफ के द्वारा। फर्स्ट लायन सेंसस कंडक्ट किया गया था नवाब ऑफ जूनागढ़ के द्वारा 1936 में। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 1965 से हर 5 साल में रेगुलरली ये जो लायन सेंसस है कैरी आउट किया जाता है। 6th, 8th, 11th सेंसस जो है ये डिले किया गया था बाय ईयर फॉर वेरियस रीजंस। तो अब इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि पहला सेंसस जो है कंडक्ट किया गया था 1965 में? जी नहीं, ये नवाब ऑफ जूनागढ़ के द्वारा किया गया था 1936 में। 1951 से हर साल सेंसस कंटिन्यूसली हो रहे हैं, गलत है। 1965 से हो रहे हैं और हर साल हर 5 साल में एक्यूरेटली हुए हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। नहीं, 6th, 8th और 11th जो है उसमें डिले हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इस पर आते हैं, अब एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है जॉर्ज फ्लॉयड। अब यहाँ पर आप देखोगे जीएस पेपर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज फ्लॉयड का केस आपको पता है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने घुटना अपना रख दिया था उसके ऊपर और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले। अब प्रोटेस्ट यहाँ पर जब इतने ज़्यादा देखने को मिले तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ में तो आएगी ही, है ना। तो अब इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है, क्योंकि यूएसए में भी अगर देखा जाए तो हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो डेमोक्रेसी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर काफ़ी सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो अब डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ऐसे सिनारियो में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी कितने अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको यहाँ पर जो जीएस पेपर 4 है उसमें अगर डेमोक्रेसी पूछी जाए तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हो। जैसे कि जो प्रैक्टिस है डेमोक्रेसी की वो काफ़ी न्यूटोरियस टेंडेंसी रही है उसकी टू बिकम अ पैराडॉक्सियल। अब यहाँ पर आप देखोगे डेमोक्रेसी, उसमें डेमोज आता है। डेमोज मतलब यहाँ पर लोग, है ना, लेकिन ये जो डेमोज है ना ये काफ़ी ज़्यादा नैरो होता जा रहा है। मतलब डेमोज समझ लीजिए पूरे इंडिया के लोग, वो पावर है, वी द पीपल। लेकिन अब क्या हो रहा है? वी द पीपल अब ये नैरो होता जा रहा है। मतलब अब यहाँ पर आई एम द पीपल ऐसा हो रहा है। वी द पीपल से आई एम द पीपल। अब आपको लग रहा होगा इंग्लिश तो बहुत ही खराब है, आई एम द पीपल, लेकिन ये जो फ्रेज मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का होता जा रहा है कि वी द पीपल मतलब हम यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, हम यहाँ पर जो कंट्री उसको चला रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आई एम द पीपल आ रहा है कि मैं ही पूरी जनता हूँ, मतलब मैं ही यहाँ पर जनता हूँ, मैं यहाँ पर पूरे देश को चलाऊंगा। इस तरीके की भावना जो है यहाँ पर कन्वर्ट होता जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लेयर्ड सिटीजनरी आ रही है। मतलब यहाँ पर लेयर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्लास आ रहा है कि भैया ये जो है ये नीचे क्लास के हैं, ये कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, हम हायर क्लास के हैं, हम यहाँ पर सब कुछ बताएंगे। ऐसा यहाँ पर चल रहा है। डेमोक्रेसी जो है वो इंस्पायर करता है आइडिया ऑफ राइट्स, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पर्पस है वो यहाँ पर छूटता जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर शुरू हुई थी इन्वेस्टिंग एजेंसी इन द इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल होता है उसमें इन्वेस्ट करना, ये एक डेमोक्रेसी का मूलभूत एक फीचर था। लेकिन अब यहाँ पर इंटरफियर करना ये एक फीचर बन चुका है। तो ये जो पॉइंट्स है डेमोक्रेसी के, ये मैंने जानबूझकर आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप जो एथिक्स का पेपर है उसमें डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ पूछे जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसी के साथ ऐसे अगर आपको पूछा जाता है ऐसे में, तो ये भी आप पॉइंट जो है इसमें यहाँ पर लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो अच्छा पॉइंट है मेरे को ये वाला लगा, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब इन्वेस्टिंग एजेंसी थी लेकिन अब वो इंटरफियरेंस जो है वो यहाँ पर होता जा रहा है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये कंट्री जो है इस कंट्री तक पहुँचने की हम कोशिश करते हैं बड़े मैप में। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर उस कंट्री तक पहुँचने के लिए हमें इस साइड जाना पड़ेगा। तो हम ये आ रहे हैं सऊदी अरेबिया को क्रॉस कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट को क्रॉस कर रहे हैं, मेडिटेरियन सी को क्रॉस कर रहे हैं, हम आ गए यूरोप में। अब यहाँ पर हम जूम करते हैं तो हमें वो कंट्री जो है वो देखने को मिलती है जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। तो ये है वो कंट्री, आप आजू बाजू की कंट्री देख सकते हो, बुल्गारिया, ये सारी कंट्रीज़। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर लिखी होगी कि ये कौन से सी से बॉर्डर करती है, लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।